नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जहांगीर फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में नए चैप्टर के साथ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी क्लास में, जहां हम पिछले कुछ दिनों से लगातार चैप्टर चल रहा है हमारा और अब फोर्थ चैप्टर शुरू हो रहा है। और कुछ 2 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि कुछ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण हम ज़्यादा बिजी थे, इसलिए नहीं कर पाए। आइए आज चलते हैं आप नई सेशन की तरफ। आज एक शानदार चैप्टर के साथ चलते हैं, आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे आप सबको पता है, पहले मैं पूर्ण बता चुका हूँ कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की वैकेंसी, और हाँ आज नया एकदम बहुत ही शानदार खबर है कि 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपके लैब असिस्टेंट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और उन फॉर्म को भरने के लिए आप तैयार रहें और उसकी तैयारी आप प्रॉपर रूप से करना शुरू कर दें, क्योंकि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वैकेंसी जो 136 है उसमें लाखों विद्यार्थी बैठेंगे, लेकिन पढ़ेगा जो अच्छे से पढ़ेगा वो आगे अपना पद को ग्रहण कर पाएगा या अपना सिलेक्शन ले पाएगा। तो आइए हम चलते एक नई क्लास में। ये हमारी बुक आ चुकी है मार्केट में, आप सभी परचेज किए होंगे या नहीं किया वो कर सकते हैं। और जिन्हें व्यक्तिगत रूप से आप मार्केट नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं या मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बाई पोर्ट से भी इसको अवेलेबल करा सकता हूं। चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है महाद्वीप और महासागरों का निर्माण, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप और महासागर है वो कैसे बने, किन किन क्रियाओं के कारण बने, कौन कौन सी एक्टिविटी थी, क्रियाकलाप थे जिनके कारण ये बने, उसके बारे में ये आज का चैप्टर पढ़ा जाएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का सबसे शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला है। देखें आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उच्चावच है? कौन सा प्रथम श्रेणी का, कौन सा होना चाहिए? प्रथम श्रेणी का। देखो उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, नंबर 2 होते हैं द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, और नंबर 3 होते हैं तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, तृतीयक श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन से आते हैं? जो हमारे महाद्वीप और महासागर है, क्या क्या? महाद्वीप व महासागर, क्या क्या? महाद्वीप और महासागर, ये किस में आते हैं? ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। जबकि पठार, पर्वत, पहाड़ आदि जो आते हैं वो किस में आते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। और जो छोटे छोटे लैंडफॉर्म आप देखते हो इस धरातल पर, वो सभी किस में आते हैं? वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उच्चावच नहीं है? क्या वो महासागर है, क्या पहाड़ है, क्या पर्वत है, पठार है? जैसे आपने भी पढ़ा, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उच्चावचों में आते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महासागर। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, किस मानचित्रकार, कौन है? कार्टोग्राफर है। कौन है ये एक कार्टोग्राफर है जिसने 1596 में अमेरिका, अफ्रीका व यूरोप, इस अमेरिका में नॉर्थ प्लस साउथ दोनों अमेरिका शामिल है, तो अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को एक साथ होने की संभावना क्या की? व्यक्त की। सबसे पहले किस मानचित्रकार द्वारा की? क्या वो इब्राहिम आर्टेलियस है, क्या वो अल्फ्रेड वेगनर है, क्या एंटोनियो पेलेग्री है, या टूजो विल्सन है? देखिए पहले हम सबका बात करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर को हम इसी पाठ में पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। कैसे पढ़ेंगे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। फिर हमारा एंटोनियो पेलेग्रिनी, ये वो व्यक्ति है जिसने इन तीनों को मिलाने की कोशिश करी, यानी कि इनका एक स्वतंत्र रूप से इनको महाद्वीप के रूप में बताने की कोशिश करी। टूजो विल्सन, क्या है? टूजो विल्सन, इन्होंने, इसने क्या बनाया? मानचित्र बनाया। क्या बनाया? मानचित्र। टूजो विल्सन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया? टूजो विल्सन। और ये टूजो विल्सन कहाँ के हैं? ये टूजो विल्सन है
कनाडा के। कहाँ के हैं ये टू जोवेंसल? कनाडा के। तो इसका आंसर शेष होता कौन? अब्राहिम आर्टेलियस। यानी अब्राहिम आर्टेलियस ने 1596 में जो मानचित्रकार थे, इन्होंने अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको एक महाद्वीप माना, इस अफ्रीका और यूरोप, इसको कंबाइंड रूप से एक होने की क्या करी? संभावना, यानी कि इन दोनों, ये तीनों कभी एक थे, ऐसी संभावना क्या करी? व्यक्त करी। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर थे, अभी बताया मैंने। अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, 1912 में दिया था। महाद्वीपों किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रहे हैं या प्रवाह कर रहे हैं, उसके बारे में बताया था। तो अल्फ्रेड वेगनर वास्तव में थे कौन? क्या वो मानचित्रकार थे? क्या वो वनस्पति विज्ञानी थे? क्या वो जलवायु विज्ञानी थे? इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानचित्रकार नहीं थे, क्योंकि मानचित्रकार हमने अभी पढ़ा क्या? अब्राहम आर्टेलियस। ये वनस्पति विज्ञानी थे या फिर जलवायु विज्ञानी? तो ये क्या थे? जलवायु विज्ञानी। क्योंकि जब मैंने पुराने वीडियो डाल रखा है जिसमें एक महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पूरा पढ़ा रखा है, उसमें यदि आपने देखा तो एक ये क्या थे? ये एक जलवायु विज्ञानी है, जो कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आज का। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लारेंसिया का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा लारेंसिया? लारेंसिया सबसे पहले तो समझना है लारेंसिया क्या था। देखिए, जब हमने शुरुआत में पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा था ये क्या था? ये एक पेंजिया था। क्या था? पेंजिया। और फिर पेंजिया का क्या हुआ? डिवाइडेशन हुआ दो पार्टों में, एक नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट का नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था? अंगारा लैंड। क्या नाम था बच्चों? अंगारा लैंड। और साउथ पार्ट का नाम था गोंडवाना लैंड। और ये ध्यान रखना, जो अंगारा लैंड है इसी को नाम से जाना जाता है लारेंसिया के नाम से। किससे जाना जाता है? लारेंसिया के नाम से। तो इसका आंसर सीधा का सीधा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं देखना है। अब लारेंसिया का भाग नहीं है, ये पूछा है कि लारेंसिया में शामिल नहीं है, तो पहले तो ये नॉर्थ गोल और नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो जो पार्ट आएगा वो तो लारेंसिया का भाग है, और साउथ हेमिस्फीयर से जो रिलेटेड है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो उत्तरी अमेरिका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आंसर नहीं है। एशिया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आंसर नहीं है। ग्रीनलैंड भी किसमें है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लेकिन आपको यदि पता होना चाहिए, प्रायद्वीप भारत जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, तो उसमें पढ़ते हैं कि प्रायद्वीप भारत जो अफ्रीका के नीचे था, मेडागास्कर के ऊपर, वो उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ खिसका। यानी कि ये भाग किसका है? ये भाग किसका है? ये भाग किसका है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। आई होप जैसे आप सपोर्ट करते आए हो उससे भी ज्यादा सपोर्ट करोगे और शानदार क्लास आपको दिखाई दे रही है। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। सिडनी बुलार, एक व्यक्ति नाम है जिसका नाम क्या है? सिडनी बुलार द्वारा कब कंप्यूटर प्रोग्राम, किस प्रोग्राम की सहायता से? कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से सभी महाद्वीपों यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनकी साम्यता, यानी कि वो लगभग एक समान थे, एक दूसरे से मिले हुए थे, इसको स्पष्ट करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। या क्या वो 1864 था या 1854 था या 1954 था या 1964? देखो, ये चीज तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई नहीं थी इन दोनों पार्ट में। लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो इसका आंसर क्या है? 1964। 1964 में सिडनी बुलार्ड के द्वारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से सभी महाद्वीप जितने भी है 7 महाद्वीप, उनको एक दूसरे के साथ मिलाकर देखा गया और प्रूफ किया गया कि ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। आज का छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फोल्ड माउंटेन? सबसे पहले तो देखो इंग्लिश में लिख रहा है, डिस्टर्ब नहीं होता। फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है बलित। क्या होता है? बलित पर्वत। तो बलित पर्वत है, तो बलित पर्वत कौन सा नहीं है ये पूछा है। क्या है? बलित पर्वत नहीं है। क्या हिमालय बलित पर्वत नहीं है क्या? फोल्ड माउंटेन वो होते हैं जो एक सीधी रेखा में होकर फोल्ड यानी कि अपनति और अभिनति के रूप में स्थित होते हैं। यानी कि ये बनते हैं मोस्टली किसके कारण?
किसी दो प्लेटों के टकराने के कारण, बीच के भाग के दबाव और उठ जाने के कारण। तो देखो फोल्ड माउंटेन हिमालय, हिमालय ऐसा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। रॉकीज है, रॉकीज देख सकते हो ये फोल्ड माउंटेन है। एंडीज फोल्ड माउंटेन। किलिमंजारो, किलिमंजारो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है ये? ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखना। हिमालय एशिया या विशेष रूप से भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वाला पार्ट, सॉरी बांग्लादेश नहीं, म्यांमार वाला पार्ट। फिर रॉकीज, रॉकीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा अमेरिका है? नॉर्थ अमेरिका। और एंडीज कहाँ है? एंडीज है साउथ अमेरिका। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया, किलिमंजारो इसका आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आज का प्रश्न संख्या 7 है आर्थर होम्स। क्या नाम है इनका? आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के द्वारा कब संवहन तरंग या संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? अब देखो यहां किसी डेट की बात नहीं की गई है, यहां बात की गई है दशक की, यानी कौन से दशक में यह सिद्धांत दिया गया आर्थर होम्स के द्वारा। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कोबर का, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। और जब हम कन्वेंशन वेव्स थ्योरी पढ़ते हैं, किसकी है? ये आर्थर होम्स की है। ये कब दी गई? तो आपको ये पता होना चाहिए 1920 उन्होंने दिया था। 1928-29 में क्या दिया गया था? सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जब हम देखते हैं तो ये किस में आता है? 1930 का दशक है, 1930 का दशक है, तब आर्थर होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलते हैं आज के 8th प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8। आई होप आपको बहुत अच्छी सी प्रश्न संख्या लग रही होंगी। हमने प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। और हम अब क्लास मिस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अगले 3 महीने हैं और 3 महीनों में हमको जूझ के तैयारी करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए मैक्सिमम जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें आपको सामान्य क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे, आपको डिफिकल्टी बढ़ाई जा रही है, आपको समझ अंडरस्टैंडिंग मेथड ज्यादा यूज किया जा रहा है। यानी कि आप एक शब्द को देके आंसर नहीं कर सकते, आपको एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो उस कंडीशन और कथन कारक के भी आ रहे हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी क्या है? जरूरी है। तो हम चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। टिलाइट एक अवसादी चट्टान है। वर्तमान में विश्व के 6 स्थानों पर टिलाइट के अवशेष हैं। ये सभी 6 स्थान दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। ब्राजील में टिलाइट के अवशेष मिलते हैं। देखिए यदि ये कॉन्सेप्ट पूरा है, आप क्लियर है, ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जो एविडेंस दिए गए उनमें दिया गया है। सबसे पहले तो टिलाइट क्या है? एक अवसादी चट्टान, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टिलाइट कैसी है? एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। दूसरा है विश्व के 6 स्थान है जब टिलाइट के अवशेष मिले, बिल्कुल है। भारत है, अफ्रीका है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फोकलैंड है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है भारत, नंबर 2 है अफ्रीका, नंबर 3 है मेडागास्कर, नंबर 4 है फोकलैंड, नंबर 5 है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 6 है आपका अंटार्कटिका। ये 6 स्थानों पर क्या मिलते हैं वर्तमान में? विश्व में जो टिलाइट के अवशेष मिलते हैं। तो देखो भारत में विशेष रूप से हम कह रहे हैं दक्षिण भारत की। किसकी कह रहे हैं? दक्षिण भारत की। ठीक है ना? किसकी कह रहे हैं? दक्षिण भारत की। तो इसमें लिख रहा है कि ये सभी 6 स्थान दक्षिण गोलार्ध संबंधित है। ब्राजील में भी टिलाइट के अवशेष मिलते हैं? नहीं, ब्राजील में टिलाइट के अवशेष नहीं मिलते। टिलाइट के अवशेष कहां मिलते हैं? टिलाइट के अवशेष मिलते हैं 6 स्थानों पर मिलते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। लेमुरिया में शामिल नहीं है। अब ये लेमुरिया नया, देखो वही वैगनर की थ्योरी एविडेंस पढ़ा होगा। लेमुरिया है जहां लेमुर नामक जीव पाए, लेमुर नामक जीवों के अवशेष मिल जाए, उन क्षेत्रों क्या कहते हैं? लेमुरिया। तो निम्न में से लेमुरिया में शामिल नहीं है, यानी वो कौन सा क्षेत्र इनमें से नहीं है जहां लेमुर नामक जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं? मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट नीचे जो है, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट नीचे ये वाला है, ये मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर में बिल्कुल क्या पाए जाते हैं?
अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए लेमोरिया का भाग है। भारत में मिलते हैं बिल्कुल है, और अफ्रीका में मिलते हैं। ये कहाँ नहीं मिलते हैं? ये न्यूजीलैंड, ओशिनिया के न्यूजीलैंड वाले पार्ट में ये क्या नहीं मिलते हैं? लेमूर के अवशेष नहीं मिलते, इसलिए वो लेमोरिया में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। आज का 10वां प्रश्न है, सभी सही जानकारी नहीं है, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से? प्लेट शब्द टूजो विल्सन, हमने जब पहला ही क्वेश्चन लिया था तो मैं बताया टूजो विल्सन कहां के थे? कनाडा के थे, और इन्होंने किसका प्रयोग किया? प्लेट शब्द का प्रयोग किया। सही है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मॉर्गन का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का। बिल्कुल, प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसकी है? मॉर्गन की है, मॉर्गन और मोर्रे। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसकी है? ये वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। कहां के थे? जर्मनी के। हम बता चुके हैं। कब दी थी? 1912। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी क्या है इसमें? सही जानकारियां हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फिर से मैं याद दिला दूं आप सबको, बुक को परचेज कीजिए। आपने यदि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो आई होप बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आए बुक ली पढ़ दी ऑब्जेक्टिव खत्म, नहीं। आप जब चैप्टराइजेशन हिसाब से कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को पहले पढ़े अच्छे से, और अच्छे से चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चनों को सोल्व करें, इसमें देखें। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 11। लाल सागर का निर्माण, रेड सी, लाल सागर का निर्माण हुआ किस प्रकार या किस क्रिया के द्वारा? लाल सागर का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अरेबियन और अफ्रीकी प्लेट के टकराने से। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है लाल सागर है कहां। देखो, ये थोड़ा सा और सही कर देता हूं मैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है लाल सागर। कौन सा है? लाल सागर। ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो और ये कौन सा है? अरेबियन प्लेट या अरब प्रायद्वीप। ये कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। तो देखो, अरेबियन और अफ्रीकी प्लेट के टकराने से, अरेबियन और अफ्रीकी प्लेट के एक दूसरे से दूर जाने, एक दूसरे के दूर जाने से तो ज्वालामुखी क्रिया होती है, और एक दूसरे से दूर जाने से ज्वालामुखी क्रिया होगी। ठीक है। प्रशांत व यूरेशियन इसका कोई लेना देना नहीं है। अफ्रीका राष्ट्र इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? अरेबियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के एक दूसरे से टकराने के कारण, जब अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट में दोनों को टकराव हुआ तो एक अधिक घनत्व वाले प्लेट के नीचे चले जाने के कारण क्या हुआ? वहां किसका निर्माण हुआ? लाल सागर का निर्माण हुआ, रेड सी का निर्माण हुआ। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, ज्वालामुखी की क्रिया मुख्यतः होती है, जो वल्केनिज्म होती है, वल्केनो की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, वो कहां होगी? महाद्वीपीय व महासागरीय किनारों के अभिसरण से। पहले तो ये समझना है कि अभिसरण क्या है। ठीक है ना। देखो, 3 किनारे होते हैं, एक तो अभिसरण या अभिसारी किनारा। कौन सा होता है? अभिसारी किनारा, जहां प्रोसेस कौन सी होती है? अभिसरण की, इन्वर्जन की। इन्वर्जन का मतलब होता है 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ टकराती है। दूसरी प्रोसेस होती है, वो होती है अपसारी किनारे के सहारे, और वहां होता है अपसरण की प्रोसेस होती है, यानी कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से क्या जाती है? दूर जाती है। तीसरा होता है, वो है रूपांतरित किनारा। इसमें क्या होता है? 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है लेकिन टकराती नहीं है, साइड में रखड़ करके हुए निकल जाती है। तो इसमें लिख रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया मुख्यतः होगी महाद्वीप व महासागर किनारों के अभिसरण से, महाद्वीप और महाद्वीप किनारों के अभिसरण से, महासागरीय किनारों के अभिसरण से, और दे ऑप्शन जो यहां दे रखा है वो है संरचनात्मक किनारे के सहारे। तो संरचनात्मक किनारा तो इसलिए नहीं होगा कि संरचनात्मक की जो किनारा है उसके सहारे तो क्या होता है? भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे सन एड्रियाटिक भ्रंश है। और फिर जब ज्वालामुखी क्रिया करना है तो ज्वालामुखी क्रिया के साथ आता है लिक्विड, और उस लिक्विड को बनने के लिए उसके साथ आता है जलवाष्प, तो उसको बनने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो जब महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण नीचे, तो जल भी क्या चले जाता है? नीचे, और महाद्वीप प्लेट ऊपर, जिसके कारण कौन सी
क्या बनता है अंदर, मैग्मा का निर्माण होता है और मैग्मा ज्वालामुखी के क्रिया के रूप में लावा को बाहर लाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। कौन कौन सी प्लेटें हैं, महाद्वीपीय और महासागर किनारों के एक दूसरे के अभिसरण के कारण। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 13। गहराई व उच्चावच के प्रकार, अब थोड़ा सा आगे सॉरी, गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जिसमें शामिल नहीं है। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, बड़ा सिंपल तरीका क्वेश्चन है कि गहराई और उच्चावच यानी कौन कौन से महासागरीय क्षेत्र में उच्चावच पाए जाते हैं, गहराई पर क्या क्या पाए जाते हैं, उनके आधार पर उनके प्रकार कौन कौन से प्रकार, उनके आधार पर महासागर की जो तल है वहां उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। कितने, 3 भागों में। और उन 3 भागों में शामिल नहीं है, क्या वो महाद्वीपीय सीमा है, क्या वो गहन सागरीय बेसिन है, क्या मध्य महासागरीय कटक है, या महासागरीय गर्त है। तो देखिए कॉमनली हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, मग्न तट, मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान और गर्त। लेकिन इस स्थिति को ध्यान रखना, गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर ये तीनों जो प्रकार है ये किसमें शामिल है, ये महासागरीय तल के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें महासागरीय गर्त शामिल नहीं है, महासागरीय गर्त इसमें शामिल नहीं है। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 14 की तरफ। रिंग ऑफ फायर, रिंग का मतलब है एरिया, किसका, अग्नि का, यानी कि आग, आग का मतलब आग से बनना है, आग्ने, आग्ने से बनना है क्या, इग्नियस। और आग और इग्नियस किससे रिलेटेड है, ज्वाला, ज्वाला यानी ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी से क्रिया के संबंध में बात की गई है कि रिंग्स ऑफ फायर एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है। यह किस महासागर से रिलेटेड है, क्या प्रशांत महासागर से, क्या अटलांटिक महासागर से, क्या हिंद महासागर से, क्या आर्कटिक महासागर से। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्यों होगा, प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागर हमारे चारों तरफ है, लगभग सबसे बड़ा महासागर है और इसकी मैक्सिमम सीमा महाद्वीपीय क्षेत्रों से मिलती है। इसलिए महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र किनारे होने के कारण और एक दूसरे से टकराने के कारण कौन सी क्रिया होती है, वो ज्वालामुखी की क्रिया होती है। तो रिंग्स ऑफ फायर किससे संबंधित है, प्रशांत महासागर। चलते हैं आज के 15 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, सागरीय अधस्थल विस्तार परिकल्पना, सागरीय अधस्थल विस्तार परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी हेंस ने कब किया, क्या उन्होंने 1954 में किया, उन्होंने 1960 में किया, 1961 में किया, या 1984 में, कब किया, किसी को पता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज वाला सवाल है, क्या है ये, कंफ्यूज वाला सवाल है, लेकिन ध्यान करना इसका आंसर हो जाएगा 1960। क्या हो जाएगा, 1960, यानी कि मैक्सिमम बुकों में देखो तो 1960 ही मिलेगा, 61 मिलेगा, लेकिन 1960 क्या आंसर हो जाएगा, 1960। यानी हैरी हेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया, महासागरीय अधस्थल विस्तार परिकल्पना दिया और ये प्रतिपादन कब किया, 1960। ठीक है, चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 16 की तरफ। महासागरीय परपटी, महासागरीय परपटी की चट्टानें अधिकतम कितने वर्ष पुरानी है, अधिकतम कितने वर्ष पुरानी है, किसकी, महासागरीय परपटी यानी महासागर के नीचे जो भूपरपटी है, स्थल भाग है, उसकी चट्टानें कितनी अधिकतम पुरानी है, क्या वो 13.7 करोड़ वर्ष पुरानी है, क्या 18 करोड़ वर्ष पुरानी है, क्या 20 करोड़ या 460 करोड़। तो 460 करोड़ को मैंने पहले पुराने 4.6 अरब भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्या है, पृथ्वी की आयु, क्या है ये, पृथ्वी की आयु। आपने यदि जीवाश्म देखा होगा, हमारे जो जैसलमेर के पास एक गांव है आकल, और उस आकल गांव में आकलवुड फॉसिल पार्क है, जीवाश्म अवशेष है। तो वहां जो जीवाश्म के अवशेष कहां, आकलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, वो कितने वर्ष पुराने हैं, 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और जब हम
एनसीईआरटी वगैरह अलग चीजें पढ़ते हैं, हम कॉमन पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, कार्बोनिफेरस काल था और उधर पेंजिया का डिवाइडेशन हुआ एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 20 करोड़ वर्ष, यानी कि महासागरीय परपट्टी की चट्टानें अधिकतम कितने साल पुरानी है, 20 करोड़ साल पुरानी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17, वर्तमान समय तक ज्ञात प्लेटों की संख्या कितनी है। बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि कर दिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ऐसे हाथ से निकल जाता है। अच्छा, प्लेटों की संख्या क्या 7 है, क्या 20 है, क्या 27 है, 200 है। देखिए 7 मुख्य प्लेटें, कितनी है, मुख्य प्लेटें, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरेशिया है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, प्रशांत है और इंडो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। 20 कैसी है, छोटी प्लेट, या जिनको कह सकते हैं गौण प्लेट है। कैसी है, गौण। तो हमने पूछा है ज्ञात प्लेट, ना तो छोटी ना बड़ी, तो 7 + 20 = 27, तो इसका आंसर क्या होगा, 27। यानी कि टोटल वर्तमान तक जो ज्ञात जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है वो प्लेटें कितनी है, वो 27 प्लेटें हैं, जिनमें से 7 तो मेन प्लेटें हैं और गौण बाकी कितनी है, 20 प्लेट है। चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन संख्या 18। आई होप आपको प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों की जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है मेरी, वो यही मिलेगी कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, बढ़िया से बढ़िया संसाधनों के साथ, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चनरी दी जाए, जिससे आप अपने आप को क्या कर सकें, पढ़ सकें और मोटिवेट होकर आगे से आगे कार्य बढ़ा सकें। ह्यूगो वैनी एक व्यक्ति है, ह्यूगो वैनी, ठीक है ना, के अनुसार वैनी ऑफ क्षेत्र की गहराई। पहले तो यह समझना है कि वैनी ऑफ क्षेत्र क्या है। देखिए, जब इधर से एक प्लेट है फर्स्ट और इधर से दूसरी प्लेट है, प्लेट सेकंड, इन दोनों में टकराव होगा, तो मान लीजिए ये प्लेट की डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी क्या है, हाई, और इसकी डेंसिटी क्या है, लो। तो ये तो ऊपर चले जाएगी, ये प्लेट 10 का नीचे चली जाएगी। तो ये वो ऐसा स्थान, मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूं 100 किलोमीटर। कौन सा, 100 किलोमीटर। यानी कि ये वैनी जो ह्यूगो वैनी है, ये बताया है कि दो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है तो जो प्लेट नीचे जाती है दूसरी प्लेट के, वो अधिकतम 100 किलोमीटर वाले क्षेत्र में जाकर पिघल जाती है, यानी किसमें परिवर्तित हो जाती है, ज्वालामुखी के लिए बनाए जाने वाले मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, और उसी क्षेत्र को कहा गया है वैनी ऑफ क्षेत्र, इसी के नाम से। तो क्या आंसर इसका होगा, 100 किलोमीटर। क्या आंसर होगा इसका, 100 किलोमीटर। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। बड़े शानदार, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 जो 6 जनवरी 2020 में पेपर हुआ था उसमें आया था। तो देखते हैं, कैरोलिन प्लेट की स्थिति है। कौन सी प्लेट की, कैरोलिन प्लेट की, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में। तो देखिए, इंडियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फिर है दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में। तो कहां दक्षिण अमेरिका, कहां फिलीपींस, वो दूसरे पार्ट का पार्ट हो गया। चलो देखते हैं, न्यू गिनी और फिलीपींस प्लेट के बीच में, और मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। तो कैरोलिन प्लेट कहां है, तो इसका आंसर होगा फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में। क्या आंसर होगा इसका, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में कौन सी है, कैरोलिन प्लेट है। कौन सी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है, सॉरी 20 है, सही जानकारी नहीं है। फिर नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव ढूंढना है, नहीं है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की प्रवाह दर सर्वाधिक है, आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, दक्कन ट्रेप का निर्माण लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, भारत का एशिया महाद्वीप से टकराव लगभग 3 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। कौन सा है इसका आंसर, बताएं बताएं। पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की प्रवाह दर सर्वाधिक है, बताओ कौन सा है इसका आंसर, थोड़ा सा सोचिए। बताएं, इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या, इसका क्या देखना है, सही जानकारी नहीं है, तो इसका आंसर होगा आर्कटिक कटक की प्रवाह दर
सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्नों के बाद आपको फिर से अप्रोच किया जाता है कि हमारी बुक आई है, आप ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, सपोर्ट करें। और आज की क्वेश्चनरी यदि आपको अच्छी लगी हो, आज की क्वेश्चनरी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के बाद आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चनों की श्रृंखला लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।